तो हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग टेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, और जो टेस्ट पेपर होगा वो केमिस्ट्री का जो टेस्ट पेपर है जिसको कि आपने अटेम्प्ट किया था कल, और इसमें हमने क्लास 11 के टॉपिक को इंक्लूड किया था। क्लास 11 का जो जो टॉपिक था उस टॉपिक का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर देंगे। क्लास 11 में जो मेंस में पूछा जाने वाला जो टॉपिक है उसमें से कुछ टॉपिक्स तो डिलीट हो चुका है, जिसमें कि पहला टॉपिक आता है जो डिलीटेड फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट टॉपिक को हटा दिया गया था। उसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये दो पार्ट सबसे मेजर पार्ट होता है। तो 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और मोल कॉन्सेप्ट, ये तीनों चीजों को ज्यादा आप लोग स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि इनमें से सवाल पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा एग्जामिनर की प्रायोरिटी जाती है। और अगर आप इन सारे चैप्टर्स को आप इन स्ट्रांग बना लेते हो तो अल्टीमेटली आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरेक्टिव बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, एक इंटरेक्टिव बेसिस पर, कि आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा और साथ ही साथ क्यों वो आंसर होगा, ये भी आपको डिस्कस करना है। जैसे कि सबसे पहला सवाल जो था ये एक वाटर सॉफ्टनर का सवाल है। वाटर सॉफ्टनर जो होता है वो हार्ड वाटर को क्या करता है, सॉफ्ट में कन्वर्ट करता है। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्ड वाटर में आयंस हैं, खासकर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इनको क्या करता है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जिससे कि आयनों की संख्या कम हो जाएगी और हार्ड वाटर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। और यहां पर एक वाटर सॉफ्टनर का फॉर्मूला दिया गया है, C9H9SO3Na। Na पे पॉजिटिव चार्ज है, SO3 पर नेगेटिव चार्ज है। और इसका मोलर मास भी दिया गया है, मोलर मास कितना है, 220 का। मतलब कि जो डाटा दिया गया है हम उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हाउ मच मोल ऑफ कैल्शियम आयन, तो बोल रहा है कि कैल्शियम आयन का कितना मोल रिमूव्ड होगा बाय यूजिंग 3 ग्राम ऑफ अबव सॉफ्टनर। तो यहां पे सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं कि वाटर सॉफ्टनर कैसे काम करता है। तो जो C9H9SO3 माइनस, जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और बाकी अनायनिक पार्ट अलग हो गया। तो हमने यहाँ पे अनायनिक पार्ट लिख लिया, और ये अनायनिक पार्ट जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैल्शियम आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव चार्ज चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पर 2 आयन का यूज होगा। और ये कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, कन्वर्ट करके बनाएगा C9H9SO3 का ट्वाइस, और यहां पर कैल्शियम। तब देखो यहां पे अगर स्टोइकियोमेट्री को देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इसका कितने मोल की जरूरत पड़ रही है, 2 मोल की। तो इसका कितना मोल की जरूरत पड़ रहा है, 1 मोल। मतलब कि 2 मोल सॉफ्टनर जो है वो 1 मोल कैल्शियम आयन को रिमूव करेगा। 2 मोल सॉफ्टनर 1 मोल कैल्शियम आयन को रिमूव करेगा। कितना ग्राम सॉफ्टनर का यूज किया गया है, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम में मोल कितना हो गया, मोल विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें इतना मोल सॉफ्टनर दिया गया है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 मोल सॉफ्टनर रिमूव 1 मोल कैल्शियम आयन। बताओ 1 मोल सॉफ्टनर कितने को रिमूव करेगा, क्या 1/2 मोल बनेगा। पर हमने सॉफ्टनर का कितना मोल प्रोवाइड किया गया है, क्या 3/220 मोल प्रोवाइड किया गया क्या। तो 3/220 मोल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/220 होगा कि नहीं होगा। और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 3/440 आ जाएगा। तो 3/440 मोल्स का यहां पर रिमूवल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई आंसर गलत है तो उसको भी मार्क कराइएगा, ठीक है। इजी टाइप का सवाल था, हुआ था कि नहीं हुआ था, हो गया था, अच्छी बात है। तो कोफिशिएंट का यूज करेंगे। ये सवाल मेंस में पूछा गया सवाल था, मेंस में ये सवाल पूछा है।
सिंपल सा। तो हार्ड वाटर हो जाता है, हार्ड वाटर का सवाल हो जाता है। उसी के बेसिस पर मेंस में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खासकर मोल कॉन्सेप्ट में, नॉर्मेलिटी वाले सवाल को ज्यादा प्रेफर करिएगा। नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा गया है। जल्दी जल्दी नोट कर लो। हटा दे बच्चा। अगला सवाल, इन अ रिएक्शन Cr2O7 डाइक्रोमेटाइन और फेरस आयन converts to give chromium ion or ferric ion. 2 milli equivalent of dichromate ion is consumed. How many milli equivalent of Cr3 plus ion will be produced? ये तो सबसे आसान हो गया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बोलता है या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, वही ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट सेम ही होता है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट का यूज होता है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। मतलब कि अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट x है तो इसका भी कितना हो जाएगा x, इसका भी x और इसका भी x। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे सबने किया था। इसमें जो एक और सवाल जो बन सकता है या फिर जिसमें पूछा जाता है, इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, इक्वेशन को बैलेंस करिए, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। सपोज दैट कि हमें ये इक्वेशन प्रोवाइड कर गया है और पूछा जाता है कि इन सारे आयनों का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ईच आयन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो देखो Cr2O7 2- ये Fe3 2+ के साथ रिएक्ट करके बना रहा है क्या बच्चा? Cr3+ और क्या बना रहा है बच्चा? Fe3+। जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो हम लोग को देखना होता है कि किस मीडियम में बैलेंस करना है। तो दो मीडियम होता है, एक होता है एसिडिक, दूसरा बेसिक। ये कौन से मीडियम का रिएक्शन है? एसिडिक। कैसे पता चला? डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन में कन्वर्ट कर रहा है और डाइक्रोमेट आयन क्रोमियम आयन में केवल एसिडिक मीडियम में ही कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब भी बैलेंस करते हैं तो हम लोग H+ आयन का यूज करेंगे अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। पर बैलेंस करने से पहले हमसे पूछा जाता है कि कौन से मेथड का यूज करना चाह रहे हैं। दो तरह का मेथड होता है, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो आसान होता है, जल्दी हो जाता है। आयन इलेक्ट्रॉन को हम लोग अवॉइड करते हैं जब तक कि मजबूरी ना हो। तो हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज करते हैं। तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? क्रोमियम +6 के फॉर्म में है और यहां पे क्रोमियम +3 के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? रिडक्शन। और जब रिडक्शन हो रहा है तो इसका वजह है कि +2 किस में जा रहा है? एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, ये रिडक्शन है और ये क्या हो गया बच्चा? ऑक्सीडेशन है। दिस इज द ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहां पे क्रोमियम का 2 एटम है तो यहां पे भी कितना एटम कर दिया? एटम को बैलेंस कर दिया। क्रोमियम का 2 एटम। आयरन का एटम ऑलरेडी क्या है बच्चा? बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एटम को बैलेंस करते हैं और फिर दूसरा होता है कि चेंज को हम लोग देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर में यहां पर कुल कितने का चेंज है? एक क्रोमियम +6 से +3 पर गया है, कितने का चेंज? 3 का। पर यहां पे क्रोमियम एटम कितना है? 2 है। टोटल चेंज 6 का चेंज, तो यहां पर 6 का चेंज है। एक आयरन में कन्वर्ट कर रहा है +2 +3 में, कितने का चेंज है?
1 का चेंज है। और हम लोग क्या करेंगे कि चेंज को बराबर करेंगे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया 6 और ये भी 6। एटम बैलेंस हो चुका है आयरन और क्रोमियम का, और चार्ज भी यहां पर बैलेंस हो गया, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। चार्ज को बैलेंस करने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन जाना भी चाहिए। जैसे कि कितना इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन को एंटर भी करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल 1 Fe2+ में एंटर कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने में एंटर करेगा 6 Fe2+। फिर इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 7 ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन की कमी है, 7 ऑक्सीजन लगाना है, कितना वाटर लगाएंगे 7H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कितना हाइड्रोजन 14 है, तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहां पर Cr2O7 का कोफिशिएंट 1 है, Fe2+ का 6 है, Cr3+ का 2 हो गया और Fe3+ का 6 हो गया। अब इससे जितना भी सवाल पूछा जा सकता है वो बता सकते हैं, या तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछा जा सकता है, कोफिशिएंट की वैल्यू, या फिर ये पूछा जा सकता है कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन, ध्यान से सुनो, 1 मोल डाइक्रोमेट आयन कितने मोल फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। 1 मोल डाइक्रोमेट आयन कितने मोल फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बोलो बच्चा 6 मोल, क्योंकि 1 मोल 6 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। या फिर अगर पूछा जाता है कि 1 मोल फेरस आयन कितने मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस कर रहा है, 1/6। आया ना, समझ में आया। इसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया गया था, पेपर कल हुआ था ना, आंसर की बस मिला था, आंसर की चेक किया और आपको पेपर भी प्रोवाइड कर दिया गया था ग्रुप पर, ठीक है। अच्छा, सारा क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना मस्ट है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस ड्यूरेशन में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एकदम मस्ट रहेगा। हटाएं इसको। तो बैलेंसिंग वाले पार्ट को आप जरूर उसको ट्राई कर लीजिएगा, बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन पूछा जाता है। फिर ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, 2 मोल्स ऑफ Ab2 वे 92 into 10⁻³ किलोग्राम एंड 1 मोल ऑफ A2B3 वे 76 into 10⁻³ किलोग्राम। असल में ये किसके बराबर है बच्चा, 92 ग्राम, और ये कितना हो गया 76 ग्राम। तो हम लोग मास इन ग्राम ले लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ A और B पूछा गया है इन ग्राम पर मोल, पर मोल में क्या करेंगे, 2 इक्वेशन क्रिएट करेंगे, हाँ या ना। पहले इसके लिए इक्वेशन क्रिएट करेंगे Ab2 और फिर इसके लिए इक्वेशन क्रिएट करेंगे, और हम लोग को पता है कि मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। पहले में मास कितना है 92, मोल कितना है 2, और मोलर मास कितना होगा, क्या A+2B होगा। और दूसरे वाले में देखो मास कितना है 76, मोल कितना है 1, और मोलर मास कितना है 2A+3B। तो यहां पर एक वैल्यू बन जाएगा 92 इज इक्वल टू 2A+4B, और यहां पे हो जाएगा 76 इज इक्वल टू 2A+3B। तो ये तो सीधे सीधे माइनस कर दिया जाए क्या, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर ये कितना बचेगा बच्चा 16 बचेगा क्या। तो 16 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट कर गया ये B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 16, और अगर B की वैल्यू 16 आ गई है तो A की वैल्यू कितना बनेगा, बोलो बच्चा 40 बनेगा क्या।
तो a की वैल्यू यहां पर 14, वैल्यूज को पुट करके निकाल लेंगे आंसर। आंसर की सही था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया a 14 और b 16। तो कौन सा हो गया? डी। आसान था ये। अगले सवाल पर आते हैं, थर्ड। एक ग्राफ वाला सवाल है और जो ग्राफ वाला सवाल है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ वाले सवाल में आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E is the energy of the incident radiation, E naught is the threshold energy या वर्क फंक्शन, और K is the kinetic energy। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो हम लिखेंगे H म्यू इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ही ग्राफ है तो सीधे काइनेटिक एनर्जी को ही यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर है और फ्रीक्वेंसी आपका एक्स एक्सिस पर है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे जो चेंज कर रहा है वो इंटरसेप्ट है, दिस इज द इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट हो गया। और इंटरसेप्ट कैसा है बच्चा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ आकर मिलेगा, जो कि सब सही बता रहा है। सबका इंटरसेप्ट क्या है बच्चा? नेगेटिव। इसका भी इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका भी इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। तो सारे ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है बच्चा? नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एच म्यू के। फ्रीक्वेंसी हम लोग वेरिएबल बनाए हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चा? एच, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। तो दोनों के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर दोनों एलिमेंट की बात करें, मेटल बी और मेटल ए, तो क्या मेटल बी और मेटल ए के लिए स्लोप अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। तो जब स्लोप सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और ये भी हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन जो होगा वो ए और डी में ही कोई बनेगा। अब इसमें ए और डी में देखते हैं कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो अगला देखिएगा, विच करेक्ट, अच्छा, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बी, मतलब कि मेटल बी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज हुआ। ज्यादा एनर्जी का यूज होने का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है तो बी के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये भी क्या है बच्चा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बी का थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये ए का। आंसर हो गया यहां पर डी। सिंपल सा था। कभी कभी इसमें जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है, डाटा प्रोवाइड करके आपसे आंसर पूछा जा सकता है। चारों सवाल एकदम सही किया था? नहीं सही था चारों अभी तक? इसके पहले का सब गलत है? नहीं पता, नहीं पता, जो आंसर की है वही है, आंसर की में जो था वही है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, और प्लस उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ज्यादा यूज करिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो ग्राफ है इसमें दिया भी था, उस ग्राफ को जरूर पढ़िएगा, वो ग्राफ पूछा गया है। आसानी रहता है ग्राफ के प्रोसेस पे, आसान, जैसे कि यही तो हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साई स्क्वायर है, ये साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को, की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर साई होता तो वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी में जो ग्राफ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और वेव फंक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, और जैसे कि हम अब कुछ वेव फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, साई वर्सेस आर, यहां पर एक वेव फंक्शन ऐसे बनता है, बताओ किसका है? दिस इज 1s। दूसरा यहां पे ड्रॉ करते हैं, यहां पर साई है और यहां पर आर है, और दूसरा यहां पर, ये कौन सा है? ये 2s का। दिस रिप्रेजेंट दी
कौन सा नोड? रेडियल नोड। कौन सा नोड? रेडियल नोड, क्योंकि ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, कुछ एक ऐसा भी बना था कि यहां पर हम लोग लेते हैं साई और यहां पे हो गया आर और इसको हमने, ये क्या है? ये कौन सा है? ये 3s हो गया। ये कौन सा हो गया बच्चा? देखो 2p का या p का कभी भी ऐसे बनते ही नहीं है। ये 3s हो गया। देखो यहां पर एक रेडियल नोड हो गया और दूसरा रेडियल नोड। और जब हम लोग एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं साई वर्सेस आर, ये कौन सा है? ये है 2p। दिस इज द 2p। और इसी में एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे साई वर्सेस आर और इसको लिखेंगे कुछ ऐसे। ये क्या हो जाएगा? ये 3p का है और यही ग्राफ आपके सिलेबस में है। 1s 2s 2p 3s 3p, बस यहीं तक आप लोग को पढ़ना है। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं साई स्क्वायर में, साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होता है। बस ये होता है कि मोर इंटेंस हो जाता है क्योंकि साई स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे जो भी वैल्यू इसका स्क्वायर बनेगा। तो ग्राफ के नेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है, बस इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और बाकी चीज सेम रहता है। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो ये भी ग्राफ कुछ ऐसे होगा क्या? यहां पर ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, यहां पे तो सेम रहेगा, जैसे था वैसे ही हो गया। और इसको जब चेंज करेंगे तो यहां पर साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो यहां पर कुछ ऐसे हो जाएगा। आगे का जो ग्राफ है वो छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे छोटा होता जाएगा। तो कोई ऑप्शन मिला यहां पर? कौन सा मिला? 3s वाला। 3s वाला यहां पर ग्राफ हो गया। क्लियर है? तो साई का ग्राफ है, साई स्क्वायर का ग्राफ है, एक और ग्राफ है, कौन सा है? ये वाला भी साई स्क्वायर, ये भी साई स्क्वायर। सही है? क्वेश्चन नंबर 5 तक किसने किसने सब सही किया है? अच्छा, एक बुकलेट में ये सारा ग्राफ आपको प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बुकलेट मिला होगा, अभी नहीं पढ़ा गया है। अच्छा, तो ठीक है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बुकलेट में ये पूरा का पूरा एक पेज में पूरा समराइज किया गया है, जितना इंपॉर्टेंट है सब। हो गया बच्चा? तो 5 में से 5 किसने सही किया अभी तक? नहीं, 4। अच्छी बात है। अच्छा, 5वां गलत किया? अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया। चलो हटा दे इसको। इन अ सैंपल ऑफ Li2+ आयन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स बैक फ्रॉम 3d से कहां पे आ रहा है? 1s पर, और दूसरा 3p से कहां पर आ रहा है? 1s पर। करेक्ट ऑप्शन। मोर एनर्जी इज लिबरेटेड इन 1 देन 2, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन 1 देन 2, और इक्वल एनर्जी इज रिलीज्ड, इक्वल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पर क्या है कि हायर शेल से कहां पर आ रहा है? लोअर शेल, और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज होता है कि एब्जॉर्ब? तो मतलब कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये भी गलत हो गया। तो बी और डी तो ऐसे हो निकल गया। इससे क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, 2 ऑप्शन हमने हटा दिया तो हमारे अब सही होने का चांस काफी अच्छा है। 50-50% हो गया ना। पर अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो 100% हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? क्यों सी? यहाँ पे डी और पी भी तो है।
हाँ तो देखो ये Li2+ है और Li2+ जो है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पीशीज में सारे सबशेल का एनर्जी लेवल बराबर होता है। जो एनर्जी लेवल 3p का होगा वही एनर्जी लेवल 3d का होगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात होती है। तो सबशेल का इन अ पर्टिकुलर शेल सारे सबशेल का एनर्जी बराबर हो जाता है जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। इन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एनर्जी ऑफ द सबशेल इन अ शेल इज इक्वल। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ना होता तब एनर्जी अलग अलग होता, तब n+l का नियम लगाते हैं। तो n+l का नियम तब लगता। मतलब कि ये सवाल जो था वो कॉन्सेप्चुअल सवाल था बस। हाँ, जिसने दिमाग ज्यादा लगाएंगे गलत तो होगा ही होगा कि D और P का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अच्छा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या करा रहे हैं? कंप्रेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी वैल्यू 0 होती है? Q। हीट ट्रांसफर इज 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q+। तो Q की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो डेल्टा U किसके बराबर है? W के बराबर है। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है कि बाय द सिस्टम? कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है कि बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो W की वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में? प्लस में होगा। वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री वाला। जब हम लोग कंप्रेशन कराते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। अगर W की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ डेल्टा U की वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो यहां पे डेल्टा T की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। कहां पे ये मैच कर रहा है? 105 और 110। आंसर यहां पे दोनों है। 105 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन है। क्या लगाए? कौन सा? चौथा वाला। तो वो भी सही है, पांचवा भी सही है, दोनों आंसर सही है। अब कितना ज्यादा टेम्परेचर, देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो डिपेंड करता है कितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी का चेंज है, और कितना ज्यादा इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्क पर। तो अगर हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, वर्क डन कम करेंगे तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा। मतलब कि यहां पर ऑप्शन सी और डी दोनों होगा, इसमें दोनों है। कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम तो डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव। अगर डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव तो चेंज इन टेम्परेचर भी पॉजिटिव। तो फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, जो कि दो केसेस में दिख रहा है। अच्छा, अगर ये है तो तब क्या है? कुछ नहीं है। अगर होता भी तो आइसोथर्मल हो जाता। तो दिस इज द आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। क्लियर है बच्चा? तो क्योंकि डाटा नहीं दिया गया था इसलिए हम लोग फाइनल वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। उसमें भी वही होता, सेम रहता है। रिवर्सिबल में भी सेम होता है, बस वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम इंक्रीज करता है। इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होता है? ज्यादा होता है। और रिवर्सिबल में ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल में कम होता है। तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता ही करता है। एडियाबेटिक में हमेशा टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ही करेगा जब कंप्रेशन करते हैं। और जब एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है।
जितना ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये तो एकदम इजी टाइप का है। एक ये वाला है और एक ये वाला है, 2 और 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज कौन आइस। अच्छा देखो यहां पर क्या है, सिस्टम जो है वो इनिशियल ए से कहां पे जा रहा है, फाइनल पे जा रहा है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो यहां पर एक्सपेंशन का केस है। बी में भी एक्सपेंशन है और 1 में भी क्या है बच्चा, एक्सपेंशन है। दोनों एक्सपेंशन का केस है और यहां पे लग रहा है कि सब की सब एक्सपेंशन का ही ऑप्शन दिया है। एक्सपेंशन एक्सपेंशन, यहां पे भी एक्सपेंशन एक्सपेंशन, सब तो एक्सपेंशन ही है। तो मतलब कि यहां पे सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। अब एक्सपेंशन में भी पूछा गया कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर एक जो है वो आइसोथर्मल को कर रहा है और एक जो है वो एडियाबेटिक को कर रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्या आइसोबारिक नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आइसोकोरिक नहीं हो सकता है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। क्या साइक्लिक नहीं हो सकता है? अगर इसको मिलाते हैं तब जाकर साइक्लिक बन सकता था। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग अवॉइड कर दिए। तो मतलब कि केवल आइसोथर्मल होगा और एडियाबेटिक। कौन सा आइसोथर्मल होगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। वैसे देखो आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे ही बनता है। जब प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो आइसोथर्मल का ग्राफ इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी अगर कांस्टेंट तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये भी बना है और ये भी बना है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है कि कौन आइडियाबेटिक वाला है, कौन आइसोथर्मल वाला है। तो एडियाबेटिक में अभी आपको बताया था क्यू की वैल्यू क्या है बच्चा, 0। तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के बराबर। एक्सपेंशन में डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, एक्सपेंशन में नेगेटिव हो गई। एक्सपेंशन में क्या हो गया, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है वॉल्यूम को एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड करने का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट ये काम कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या करता है, कंप्रेस करने का काम कर रहा है और सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपैंड करने का काम कर रहा है। तो प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है और काम बाहर की तरफ हो रहा है। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री और 180 डिग्री पर -1 आ गया। इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव वर्क डन यहां पर होता है। तो अगर W की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा U भी क्या हो गया, नेगेटिव। और डेल्टा U नेगेटिव हो गया तो डेल्टा T की वैल्यू भी नेगेटिव। ये नेगेटिव तभी बनेगा जब फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, इनिशियल टेम्परेचर से। फाइनल टेम्परेचर क्या है बच्चा, इनिशियल टेम्परेचर से कम है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो सी वाला जो पार्ट है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चा एडियाबेटिक को और ऊपर वाला क्या करेगा, आइसोथर्मल को। समझ में आई बात? हाँ, कैसे दोनों बिल्कुल नहीं, दोनों सेम होगा ही नहीं। अगर एक आइसोथर्मल है तो दूसरे को एडियाबेटिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है। आया ना, स्टार्टिंग दोनों का सेम है तो यहां पे तो टेम्परेचर सेम है बिल्कुल, तब से ओवरलैप करता, तब ओवरलैप करता। क्यों अलग अलग करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हम ला रहे हैं, कांस्टेंट चल रहा है, प्रेशर को अलग करेंगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। और दूसरी बात ये भी होता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है, एडियाबेटिक में वर्क डन कम होता है। एडियाबेटिक में वर्क डन कम होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बना बच्चा, बी वाला बना। क्या 1 is adiabatic and 2 is isothermal expansion। क्या आंसर दिया है, ए दिया है क्या? नहीं, यही है, बी इज द करेक्ट आंसर 100%। वो आंसर गलत है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर है, इसको हम लोग देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कि जहां पर कुछ गलती हुई होगी, क्वेश्चन को देखा गया, बस 1-2 जगह मुझे शायद दिख रहा था, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं।
system, del W is equal to minus P del V, which is correct set of statement for this equation. Isothermal reversible होगा कि नहीं होगा? हमेशा सब में होगा, किसी में भी नहीं है, सब में होगा, क्योंकि वर्क डन हमेशा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर ही बनाते हैं। और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पर जो भी आपका कर्व बनेगा वो कर्व क्या बनाएगा? वर्क डन को बताएगा। जैसे कि यहीं पे देखो, पिछले वाले केस में बात करते हैं। एक यहां पर हो गया आइसोथर्मल वाला, सपोज दैट की है, और दूसरा हो गया यहां पर एडियाबेटिक वाला, और ये भी है। इसका अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन क्या होता है, तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं, जो कि पी डेल वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें भी अगर पूछा जाता है कि वर्क डन अंडर द कर्व क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो ये भी क्या है बच्चा? पी डेल वी। तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम है सबके लिए। पी डेल्टा वी विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। बाद में फॉर्मूलाज जो है हम लोग मॉडिफाई करके अलग अलग फॉर्म में चले जाते हैं। तो इसमें सब है, ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड हो, चाहे जैसा भी प्रोसेस हो, चाहे प्रोसेस आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे आइसोबारिक भी हो सकता है सेम प्रेशर पर। ठीक है, ये ग्राफ को आप अगर एनालाइज करेंगे तो ये ग्राफ कैसा है बच्चा? साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नहीं, साइक्लिक प्रोसेस के अलावा अब यहां पर तीन प्रोसेस यहां पर हो रहा है। देखो ये पहला प्रोसेस है डी से ए, कैसा है बच्चा? आइसोथर्मल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। डी से ए इज आइसोथर्मल। फिर यहां पे देखो ए से बी, ए से बी यहां पर सेकेंड प्रोसेस हो गया। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? आइसोथर्मल, हाँ या ना? सेकेंड कौन सा हो गया? आइसोबारिक। और एक यहां पर ये वाला है, चार है क्या यहां पर? ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा, ये तो दिया ही हुआ है। बी से सी क्या है बच्चा? इसको हम लोग थर्ड बोल देते हैं। तो ये थर्ड कौन सा है बच्चा? कैसे पता चला? दिया है, एडियाबेटिक। और फिर यहां पे सी से डी की बात करते हैं, तो ये फोर्थ हो गया। और ये कौन सा है बच्चा? आइसोकोरिक। तो यहां पर चार स्टेप दिया गया है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक। सपोज दैट कि यहां पे टेम्परेचर डी पॉइंट पर टी क्या मान दिया जाए? टेम्परेचर ऑफ द डी पॉइंट टी डी। और यहां पे टेम्परेचर ऑफ द ए पॉइंट टी ए मान दिया जाए। तो क्योंकि आइसोथर्मल है तो हम लिखेंगे टी डी विल बी इक्वल टू टी एम। बराबर हो गया। अब यहां पे देखो ये कैसा प्रोसेस है बच्चा? आइसोबारिक। और आइसोबारिक में जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम को क्या करते हैं? घटाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ये होता है ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की बात करते हैं तो प्रेशर क्या है बच्चा? कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। टेम्परेचर और वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्योंकि यहां पर वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा। तो अगर हम टीबी की वैल्यू लिखा जाए तो टीबी विल बी लेस देन टीएम। तो यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू था, अब उस पर्टिकुलर वैल्यू से यहां पे वैल्यू बराबर हो गया है, यहां पे वैल्यू आते आते कम हो चुका है। और फिर बी से सी की तरफ जाएंगे तो बताओ टीसी की जो वैल्यू होगी वो बी के पॉइंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? क्योंकि एक्सपेंशन है। और कौन सा एक्सपेंशन है? एडियाबेटिक, हाँ या ना? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है कि एक्सपेंशन है? कॉम्प्रेशन है। वॉल्यूम कम हो रहा है, बी पर वॉल्यूम ज्यादा है, सी पे वॉल्यूम, तो यहां पर कॉम्प्रेशन है। कौन सा? एडियाबेटिक। 2 स्लाइड पहले ही मैंने आपको लिखवाया था। एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो यहां पे टीसी की वैल्यू अगर देखा जाए तो टीसी विल बी ग्रेटर देन टीबी। और फिर यहां पर क्या बच्चा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या करेगा? बढ़ेगा। मतलब कि जो टीडी की वैल्यू है, दैट टीडी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन
TC, और ये जो TD की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया फिर? TA के बराबर, मतलब कि हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस मिल गया। तो सबसे कम कौन सा हो गया? B पॉइंट। B पॉइंट इज हैविंग अ वेरी लेस टेम्परेचर। आंसर क्या हो गया? B। समझ में आया? आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम था, आइसोबारिक में टेम्परेचर घट गया, कंप्रेशन है, तो यहां पे अब सबसे मिनिमम टेम्परेचर हो गया है। एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ गया और यहां पे फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहां पर इस पोजीशन पर आ गया। क्लियर है? ये वाला हुआ था सबसे अच्छी बात है। अगला सवाल, ये तो आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, बस हमें नेचर से हमें पता करना है। देखो ये वाला है एक्सपेंशन और ये वाला भी है एक्सपेंशन, है कि नहीं? थोड़ा सा बढ़ रहा है, हल्का सा, तो इसको भी एक्सपेंशन मान लेंगे और इसको भी एक्सपेंशन। अच्छा होता है कि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ज्यादा अच्छा होगा। और फिर यहां पर पॉइंट लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं और फिर एक ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसा अच्छा होता। यहां पे स्लोप कम है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है, यहां पे स्लोप ज्यादा है, तो ये एक्सपेंशन हो गया और ये सारा पार्ट क्या हो गया? कॉम्प्रेशन वाला पार्ट हो गया। तो ये कौन सा होगा? आइसोथर्मल की एडियाबेटिक? दिस इज आइसोथर्मल। जहां पे स्लोप कम है वो हो गया आइसोथर्मल, जहां पे स्लोप ज्यादा है वो हो गया एडियाबेटिक। तो ये आइसोथर्मल हो गया और ये एडियाबेटिक हो गया। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा बताओ कि इन दोनों में कौन एडियाबेटिक कौन आइसोथर्मल? देखो कैसे, इसको हम लोग ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एक एक्सपेंशन वाला ग्राफ याद करिए और एक कंप्रेशन वाला। एक्सपेंशन वाले में आपको बताया था कि जो आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप कम होता है और एडियाबेटिक का ज्यादा होता है। ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन में देखा जाए तो जब कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन वाले पार्ट में अब यहां पे दो वैल्यू होगा। सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट किया जाए तो एक इधर हो जाएगा और एक नीचे की तरफ हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सा एडियाबेटिक होगा और कौन सा आइसोथर्मल? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बोलो, एडियाबेटिक, क्योंकि जहां पे स्लोप ज्यादा है वहीं पर एडियाबेटिक और जहां पे स्लोप कम है वहां पर आइसोथर्मल। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक और नीचे वाला आइसोथर्मल। कोई ऑप्शन ऐसा बना? बोलो बच्चा, कोई ऐसा बना? तो ये आइसोथर्मल हो गया फर्स्ट वाला, और सी वाला कौन सा पूछा गया है? एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। डी वाला सेकंड वाला एडियाबेटिक है और थर्ड वाला आइसोथर्मल की एडियाबेटिक है। कॉम्प्रेशन तो हो ही रहा है। एक मिनट, किसका स्लोप कम है? फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले का स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है, थर्ड वाले का स्लोप ज्यादा है। तो अगर स्लोप ज्यादा है थर्ड वाले का तो वो एडियाबेटिक हो गया। 2 और 3, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। आइसोथर्मल टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा इंक्रीज करेगा टेम्परेचर। ठीक है, सही है। तो इसमें स्लोप की बात है, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है? तीसरे का स्लोप ज्यादा दिख रहा है और चौथे वाले का स्लोप, दोनों में एडियाबेटिक होगा।
सेकेंड और फोर्थ होगा। वन एंड टू आइसोथर्मल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 1 and 2 एडियाबेटिक, बिल्कुल गलत हो गया। 3 and 4 आइसोथर्मल, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 2 and 4, यही ऑप्शन हो गया। स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अभी नहीं है। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पे वर्क डन ज्यादा है और यहां पे वर्क डन कम है, बिल्कुल ये सही है, दिस इज द करेक्ट। यहां पे देखो, इस केस में वर्क डन यहां पर ज्यादा है, वर्क डन इज हाई। और जब वर्क डन हाई होता है तो हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और ये हो गया एडियाबेटिक का। दूसरा हम लोग आइसोबारिक का देखते हैं, आइसोथर्मल का। तो आइसोथर्मल के केस में हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू। तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वर्क डन कम होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ग्राफ जो है वो, स्लोप जो है वो कम होगा। स्लोप ज्यादा होगा, कम होगा? लेस स्लोप। तो जहां पे लेस स्लोप होगा वहां पे वर्क डन कम हो जाएगा, और लेस स्लोप यहां पर आइसोथर्मल के केस में है। तो मतलब कि ये जो है वो सही प्लॉट हमने बनाया है। तो एडियाबेटिक हो गया। यहां पे देखो, इस केस में एरिया अंडर द कर्व लिखते हैं, तो ये वर्क डन हो गया। और इस स्लोप में भी एरिया अंडर द कर्व लेते हैं, तो ये ज्यादा हो गया। तो क्योंकि यहां पर एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा है, और जब वर्क डन ज्यादा हो गया तो यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। तो फोर्थ वाला क्या हो गया बच्चा? एडियाबेटिक। और थर्ड वाला क्या हो गया? आइसोथर्मल। तो सेकेंड इज एडियाबेटिक एंड फोर्थ इज एडियाबेटिक। तो आंसर यहां पर हो गया डी। ऑप्शन में क्या है? डी है। यहां पर क्यों? तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हाँ, इसी क्वेश्चन से आ रहा है ना। आइसोथर्मल के केस में देखो बच्चा, आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। एडियाबेटिक में जब हम लोग Q की वैल्यू को सेम बनाए रखने के लिए, उस केस में क्या होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया। पहले कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो आइसोथर्मल में जो अगर वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाता है, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू माइनस क्यू। तो जो भी वर्क डन है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू कितना है और क्यू की वैल्यू कितना है। और जब यहां पे वैल्यूज को देखा जाए तो डेल्टा यू में आपने क्या किया है? क्यू को माइनस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू क्या बन रही है बच्चा? कम बन रही है। तो अगर एक्सपेंशन वाला पार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट कि हमने एक्सपेंशन किया, तो एक्सपेंशन में डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चा? पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगी एक्सपेंशन। या फिर कॉम्प्रेशन से स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन में डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गया? बोलो, पॉजिटिव हो गया। अगर डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो यहां पर क्यू की वैल्यू क्या बनेगा? जैसे कि हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, जब कॉम्प्रेस करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, डेल्टा यू की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चा? सेम रखना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो डब्ल्यू को जब हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तो यहां पर क्यू की वैल्यू को प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए? सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। आप वर्क कर रहे हो ऑन द सिस्टम, तो जब सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा? हीट एनर्जी को
रिलीज करेगा। हीट एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। सिंपल सा एकदम थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। आप क्या करिए कि किसी भी सब्सटेंस को आप हैमर करना स्टार्ट करिए। अगर सिस्टम को आप हैमर करते हो तो आप देखते हो कि वो सिस्टम जो होता है उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है, क्योंकि वहां पर आपका सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। अगर उस सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना है तो जो भी हीट वहां पे बढ़ रहा है तो उस हीट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा यू अगर W की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या बनेगी? कम बनेगी। हाँ या ना? और डेल्टा यू की वैल्यू अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर आइसोथर्मल वाला केस नहीं हो पाएगा। W की वैल्यू क्या करना है हमें? पॉजिटिव है। Q की वैल्यू क्या है बच्चा? नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे को सम करके डेल्टा यू के बराबर करेगा। यहां पे देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो गया था? Q की वैल्यू 0 हो गया था। Q की वैल्यू अगर 0 हो गया है तो जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन क्या कर रहा है? एक तो एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? यहां पर इंटरनल एनर्जी को बढ़ा भी रहा है। इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गया और वर्क डन भी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने की वजह से यहाँ पे स्लोप जो है वो ज्यादा होता है। हमेशा याद रखो कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है। ठीक है? दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है। ये भी एक्सपेंशन है और ये भी एक्सपेंशन है। डी से ए वो भी एक्सपेंशन है और ये भी एक्सपेंशन है। सॉरी, कॉम्प्रेशन। ये भी कॉम्प्रेशन और ये भी कॉम्प्रेशन है, दोनों कॉम्प्रेशन है। और ये भी एक्सपेंशन और एक्सपेंशन है। तो एरो को देखो, एरो से पता चलेगा। ये वाला सवाल साइक्लिक है क्या? साइक्लिक में डेल्टा यू की वैल्यू हाँ या ना? तो यहां पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल। तो यहां पे वर्क डन क्या 0 होगा क्या? क्या वर्क डन 0 होगा? तो वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन विल बी द एरिया ऑफ द साइकिल। एरिया ऑफ द साइकिल कितना हो जाएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? कैसे पता चला पॉजिटिव? तो यहां पे देखो, देख लेते हैं पहले ध्यान से। यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? और यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? कॉम्प्रेशन। तो ऊपर वाले पार्ट में एक्सपेंशन हो रहा है, नीचे वाले पार्ट में कॉम्प्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव हो गया। कॉम्प्रेशन में पॉजिटिव हो गया। तो किसका एरिया ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? तो क्योंकि ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है तो नेगेटिव पार्ट ज्यादा है, नीचे वाले का एरिया कम है तो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट कम है। नेगेटिव पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट कम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर से देखो, यहां पे देखो, इस ग्राफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इसका एरिया निकालते हैं। तो ऊपर वाले का जो एरिया होता है वो हमने ऐसे कर लिया, होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाले का जो एरिया है हमने इसको ऐसे कर लिया। तो कहां पे एरिया ज्यादा है? लेफ्ट वाले में। तो यहां पर मोर एरिया है और यहां पर लेस एरिया है। अब जब यहां से यहां पे जा रहा है सिस्टम, एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉम्प्रेशन? और एक्सपेंशन में W की वैल्यू नेगेटिव। यहां पे एक्सपेंशन है कि कॉम्प्रेशन? और कॉम्प्रेशन में W की वैल्यू, तो नेगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, तो नेट प्रोसेस क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? बाय द सिस्टम। कोई ऐसा है प्रोसेस इन्वॉल्व्स वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोथ हो रहा है। ये दोनों हो रहा है। ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ऑन द सिस्टम कि बाय द सिस्टम, और ये वर्क डन, मतलब कि पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली वर्क डन बाय द सिस्टम गलत हो गया।
प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये भी गलत हो गया। नेटवर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी तो सही है, नेटवर्क बाय द सिस्टम हो गया। नेटवर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये गलत हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ कौन सा ऑप्शन। और एक छोटा सा ट्रिक होता है कि जब साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज में है तो बाय द सिस्टम, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है ऑन द सिस्टम। साइक्लिक अगर बन रहा है क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में बाय द सिस्टम, और साइक्लिक में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑन द सिस्टम। कर लिया, ये कर लोगे बच्चा। ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दें। सबसे अच्छा काम यही होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। किसके बारे में पूछा गया है, ऑक्जेलिक एसिड और Mn2+, तो लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mn2+। ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी कितना है 2 का, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.1 का। Mn2+ में मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी को हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और n फैक्टर यहां पर कितने का है बोलो। तो यहां पे MnO2+4 है, Mn2++2 कितने का चेंज है 2 का चेंज है। 2 का चेंज का मतलब n फैक्टर 2 का हो गया, n फैक्टर 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मेलिटी आ गया। कितना वॉल्यूम है 0.5 या 1/2, तो m की वैल्यू कितना बन गया, क्या 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5, ये तो कट गया। और यहां पर कितना बना, हाँ 1/5 बना क्या, तो ये 1/5। कोई आंसर है नहीं है, डेसिमल डेसिमल कट गया 1/5, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। दो नॉर्मेलिटी 0.1 तो 0.2, मोलैरिटी पता करना है, n फैक्टर यहां पर 2 का है, n फैक्टर जब 2 का हो गया तो 0.5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर गया, बन गया यहां पर 1/5, और 1/5 का मतलब 0.2, तो आंसर 0.2 का है। कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं है। ऑप्शन क्या दिया था, डी वाला है क्या, वो डेसिमल लगाना भूल गया। देखो यहां पर क्या है कि ऑप्शन वैसे सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा नंबर मिलेगा। चलो बोनस पे ज्यादा मत पढ़ो, सवाल जो है उसको समझो। तो ये नॉर्मेलिटी वाला सवाल हो गया। पीएच वाला सवाल, यहां पे देखो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है। क्वेश्चन की टेक्निकलिटी को यहां पर आसान किया गया है बाय अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब कि सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट को आप एकदम अवॉइड कर दो। और जब सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट को अवॉइड करेंगे तो यहां पर केवल हमें H+ आयन और क्या हुआ, कौन है, अब लड़का लड़की में भी कंफ्यूजन है। चलो बुला लो उसको, चलो अच्छा ये है। एनीवे तो यहां पर क्या है कि हम लोग को केवल डिसोसिएशन पार्ट को कंसिडर करना है, ओनली, ध्यान से दो, ओनली वी हैव टू इंक्लूड द डिसोसिएशन पार्ट, हाइड्रोलिसिस पार्ट को बिल्कुल भी अवॉइड करना है।
तो जब केवल डिसोसिएशन पार्ट को कर रहे हैं तो देखो यहां पे सबसे पहले लिखते हैं डिसोसिएशन, Na+ को हटा देते हैं, Na2+ को भी हटा देते हैं, 2Na+ को, तो यहां पे बच गया H2PO4-, ये सबसे पहले डिसोशिएट करके बनाएगा H+ आयन और HPO4-। दूसरा देखो, दूसरे में देखो HPO4-, यहां पे 2- होगा क्या, तो HPO4-, और ये भी डिसोशिएट करके क्या बना रहा है बच्चा, H+ बनाएगा और PO4-। देखो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दिया गया है, कितना है बच्चा, 6 × 10⁻⁻8, और इसके लिए डिसोसिएशन की कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, कितना बच्चा, 5 × 10⁻⁻3। देखो ये जो है वो Ka1, Ka2, Ka3 H3PO4 के डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H3PO4 जो है वो 3 स्टेप पे डिसोशिएट करता है। पहले H3PO4 बनाता है H+ और HPO4-, इसके लिए Ka1 है। फिर दूसरे स्टेप में जो HPO4- है, ये क्या बनाएगा बच्चा, ये H2 है, तो यह बनाएगा H+ और HPO4-, और इसके लिए Ka2 है जो कि वहां पे लिख दिया। और फिर तीसरे के लिए हो गया HPO4-, ये इक्विलिब्रिएट कर रहा है किसमें, H+ में और PO4-, और इसके लिए क्या हो गया, Ka3। तो हमारे लिए केवल ये वाला डाटा जरूरी है और ये वाला डाटा जरूरी है। क्वेश्चन में H3PO4 का कोई भी सॉल्ट नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लोग उसको अज्यूम नहीं कर रहे हैं। चलो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो इसने क्या किया, अपना H+ आयन प्रोवाइड किया, और इसने भी अपना H+ आयन प्रोवाइड किया। देखो यहां पर इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁻8 है, और यहां पर कितना है बच्चा, 10⁻³ है। तो अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे जो डिसोसिएशन पार्ट है बहुत कम है, -13 है। तो 10⁻13 जो कि 10⁻8 से बहुत कम है, तो सेकेंड स्टेप पे जो डिसोसिएशन हुआ है वो बहुत कम हुआ है, मतलब कि यहां पे जो H+ आयन बना है वो वेरी लेस है। तो जो भी मेजर H+ आयन बना है वो कौन से स्टेप से बना है, तो यहां पर हमें H+ आयन मिलेगा। यहां पे जब इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा Ka2 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HPO4-, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4-। तो यहां से हमें pH निकल जाएगा, पर हमें पता करना है कि HPO4-, और H2PO4- की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में देखो दोनों का कितना कितना मोलर दिया गया है, 0.1, मतलब कि इसका भी 0.1 है और इसका भी 0.1 है। यहां पे डिसोसिएशन पार्ट जो है वो काफी कम है, 10⁻⁻8 है। तो 10⁻⁸ का मतलब ये है कि इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम हुआ है। तो क्या जब डिसोसिएशन कम होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, 0.1 में उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यह मान लेते हैं कि सॉल्यूशन में H2PO4- का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है बच्चा, तो इसकी वैल्यू 0.1 मानेंगे। और वैसे ही यहां पे देखो जो आपका दूसरा है उसका भी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 है, HPO4-, और इसका भी डिसोसिएशन जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.1 के ऑलमोस्ट करीब ही होगा। तो यहां पे भी वैल्यू कितना हो गया, 0.1। तो क्या 0.1 कैंसिल आउट कर जाएगा, और जब कैंसिल आउट करेगा तो यहां पे H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर, Ka2 माइनस ऑफ लॉग H+ आयन कर लेते हैं, जो कि क्या बनाएगा बच्चा, pH। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग Ka2, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ये pH बनाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, क्या लिखेंगे बच्चा, Ka2 की वैल्यू 6 × 10⁻⁻8 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 - log 6। कोई आंसर बना, C विल बी द करेक्ट आंसर।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसलिए था क्योंकि यहां पर हमें डाटा के बेसिस पे पता करना था कि कौन कितना ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है। तो क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है तो सॉल्ट का डिसोसिएशन हमने ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्ट करने की वजह से दोनों का कंसंट्रेशन 0.1 ले लिया और इसी की वजह से हमें पॉइंट H प्लस साइन की वजह से pH का वैल्यू पता चल गया। देख लो एक बार अच्छे से। कर लिए बच्चा? काफी ज्यादा टाइम हो गया, कुछ जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 15 सवाल अभी बचा है, नहीं 15, ये तो 15 डिस्कस करना है ना। अगला सवाल, फॉर द रिएक्शन CuSO4 PH3 Cu3 P2 और यहां पे क्या बन गया H2SO4, तो यहां पे कॉपर क्या हो गया +2 के फॉर्म में और यहां पे कॉपर बताओ किस फॉर्म में है, +2 में है। अगर +2 में है तो गड़बड़ हो जाएगा अच्छा खासा, तो अगर इसको +2 कर लेते हैं, फॉस्फोरस यहां पर क्या है बच्चा -3 में और यहां पे फॉस्फोरस ये भी -3 में, ये भी -3, तो यहां पे कॉपर सल्फेट इज रिड्यूस्ड, कॉपर सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड, PH3 इज रिड्यूस्ड, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखने में लग रहा है कि रिडॉक्स है, तो रिडॉक्स नहीं है क्योंकि रिडॉक्स किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा है। अगला सवाल, ये तो सेम हो गया, सी है हाँ, एक्सपेंशन ही तो पूछा गया है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ग्राफ का प्लॉट ऐसा होता है, हाँ या ना। ये तो आपका अलग अलग है, ये आपका हो गया आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक, आइसोबारिक आइसोकोरिक, यहां पर आइसोथर्मल हो गया, ये कोई नहीं है, उधर जो है वो कुछ भी नहीं है, फोर्थ वाला किसी भी तरह का ग्राफ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। Hg2I2 बन गया, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, देखो Hg2I2 मर्क्यूरस आयोडाइड है, मर्क्यूरस आयोडाइड इक्विलिब्रिएट करेगा, क्या बनाएगा Hg2 और बनाएगा 2I-, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मर्क्यूरस आयोडाइड का केस है, तो यहां पर Ksp विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I- का स्क्वायर, कोफिशिएंट 2 का, पावर 2 का, हाँ मर्क्यूरस आयोडाइड है वो बच्चा, अगर मर्क्यूरिक आयोडाइड होता तो Hgi2 होता, ये +2 में है और ये आपका +1 में है, Hg2 ये +1 के फॉर्म में है, 2 मरकरी पे +2 है तो 1 मरकरी पर +1। देखो मरकरी का स्पेशल केस रहता है, मरकरी 2 फॉर्म में होता है, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस हम लोग बोलते हैं कि Hg+, पर वो असल में Hg2 में एग्जिस्ट करता है और मर्क्यूरिक आपका Hg2+ होता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी। लग रहा है कि आप लोगों ने गलती कर दिया, छोड़ दिया, अब चलो एनीवे, A equilibrate with B plus C. At equilibrium, inert gas is added to the constant volume at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से देना, टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी हमने क्या किया है कांस्टेंट रखा हुआ है। ली चैडलेस प्रिंसिपल का केस लगेगा और ली चैडलेस प्रिंसिपल में भी हमने इनर्ट गैस को हमने क्या करा है भरा है। जब भी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे भरते हैं इक्विलिब्रियम पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है।
इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट केवल पड़ेगा कब? कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि जब प्रेशर को कांस्टेंट बनाएंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैसियस मिक्सचर का प्रेशर घटेगा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा और उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा। तो मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से किसी भी तरह का यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। समझ में आई बात? 4 क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर, n की वैल्यू 5 है, लैम्डा नहीं है, ये l है, l की वैल्यू 3 है और ml की वैल्यू -2 है और ms की वैल्यू +½ है। तो कौन से शेल का ये इलेक्ट्रॉन हुआ? कौन से सबशेल का हुआ? और f सबशेल में अगर देखा जाए तो कितना ऑर्बिटल होता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ml की वैल्यू कितना है बच्चा? तो देखो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? -2, मतलब कि यहां पर है। प्लस है कि माइनस है? मतलब कि ऊपर वाला। तो अगर सिमेट्री को फॉलो किया जाए तो हमने क्या किया है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन को भरा हुआ है, तब जाकर उस पर गया है। तो यहां पर कोई ऑप्शन बना? कौन सा बना? 5f2। कहां ऑफ बाउ? करस्पॉन्डिंग ऑफ बाउ कॉन्फ़िगरेशन यही है बच्चा, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन ही है। अगर यहां पे -3 लिखा होता तब पहला हो जाता, F1 दूसरा हो जाता। समझ में आया? अगला सवाल, when a liquid is changed to vapor then this process is, लिक्विड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वेपर में। तो ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट कम टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर पर भी। देखो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट नहीं, हाई टेम्परेचर इज द मोर प्रिफर्ड ऑप्शन। कम टेम्परेचर पर देखो यहां पर क्या कर रहा है कि वेपर में चेंज होता है। कम टेम्परेचर पर अगर देखा जाए तो वेपर का फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है, उस केस में वेपर का फॉर्मेशन कम होता है, पर उसको हम लोग उतना भी प्रिफर नहीं करेंगे। दैट इज अ चेंज इन वेपराइजेशन, चेंज इन फ्यूजन या चेंज इन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को प्रोसेस हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एकदम उसको फ्रीज कर दिया, टेम्परेचर इतना कम कर दिया कि टेम्परेचर कम होने से लिक्विड किस में कन्वर्ट कर गया? सॉलिड में। तो सॉलिड वाले पोर्शन में अब यहां पर वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? सब्लिमेशन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उस केस में यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, बी विल बी द मोर अप्रोप्रिएट। तब ए और बी लगा देते हैं, मे बी ए और बी तब होता। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन्स आर पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन शेल टू के शेल? ये के शेल कौन सा शेल नंबर है? फर्स्ट हो गया। और एन कौन सा है? कितना स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा? तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यू जो होता है n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 6। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 बाई 2 6 हो गया। आंसर यहां पर कुल 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। इसमें से ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज का होगा, कितना स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन का होगा या कितना आपका बाल्मर पास्चन होगा। अगर पूछा जाए कि कितना विजिबल रीजन में बनेगा, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑफ विजिबल, इसमें जब विजिबल की बात करते हैं तो यहां पर आप लाइन को बनाना स्टार्ट करिए। ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। विजिबल कहां पे बनेगा? सेकंड पर।
तो चौथे से आना है, तो चौथे से आने का मतलब 4 से 2 पर आया, या फिर एक पॉसिबिलिटी है 2 स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल का, 2, एक 4 से 2 वाला और दूसरा 3 से 2 वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। बाकी सब आपका अलग अलग लाइन पर बनेगा। इस पर आपका केवल एक लाइन बनेगा। थर्ड पर, फर्स्ट पे देखा जाए तो 1 2 3, तो 3 + 1 + 2 कितना हो गया 6। हाँ, तब ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूला का अगर यूज करते हो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 4 से 2 में जाएंगे, पर उसमें भी एक की संख्या ज्यादा आएगी, 4 से 3 वाला भी इंक्लूड करेगा। मतलब कि इस फॉर्मूला को आप इस तरह के सवाल में यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। इस तरह के सवालों में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लाइन डायग्राम ही बना लो, शेल को मेंशन करो और जहां पे आपको लाना है देखो कि वहां पर कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीजर वाला हो गया था। When combustion of 1 mole of toluene is carried out at a constant temperature T, then delta H minus delta U will be equal to minus x RT। और x की वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले टॉल्यूइन का कंबशन कराते हैं। टॉल्यूइन का फॉर्मूला C7, बेंजीन पर CH3 होता है ना, बेंजीन पर 6 हो गया और H9 हो गया, H9। अरे होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब है कि CH2 ऐड हो गया, तो C6H6 में CH2 ऐड कर दो, क्या हो गया C7H8। इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाएगा बच्चा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। इसका स्टेट क्या दिया हुआ है, लिक्विड। टॉल्यूइन किस फॉर्म में दिया गया है, लिक्विड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस। CO2 किस फॉर्म में है और H2O लिक्विड। स्टैंडर्ड स्टेट वाटर का क्या है बच्चा, लिक्विड है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, 7 कार्बन है तो यहां पर 7 हो गया, 8 हाइड्रोजन है तो यहां पर 4 हो गया। कितना ऑक्सीजन बनेगा, 7 2 14 और 14 और 4 18, तो यहां पर कितना हो गया 9। डेल्टा Ng की वैल्यू कितना बनेगा, 4 लिख दिया, 7 9, तो ये -2 बनेगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT। क्या पूछा गया है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। तो अगर डेल्टा H माइनस डेल्टा U किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng की वैल्यू कितना हो गया, -2 और यहां पे RT, तो x की वैल्यू कितना हो गया 2, x की वैल्यू यहां पर 2 हो गया। ठीक है, कल आप लोग का फिर से टेस्ट है, कल ब्रेक है 1 दिन का। अच्छा कल, हाँ परसों होगा, 3-3 का शेड्यूल चल रहा है, तीसरे दिन टेस्ट है। अगला वाला सवाल, Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ, ये क्या होता है, हाँ कौन सा है, ट्राई एटमिक। तो Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ नॉन लीनियर आइडियल गैस विच परफॉर्म्स Q फॉर वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। मतलब कि यहां पे W की वैल्यू क्या है, -Q/4 और Q की वैल्यू क्या है, स्मॉल q।
गिवन टू अ सिस्टम, तो ये प्लस क्यू हो गया क्या? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितना है? कैपिटल क्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 4। कितना आ गया? 3Q बाई, और डेल्टा यू का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर चेंज देखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो गया? 3Q बाई 4। हाँ है ना? हमें क्या पता करना है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, यहीं पे देखा जाए सीवी की वैल्यू क्या होगा? सीवी की वैल्यू किस तरह का गैस है? मोनोएटमिक की, डायएटमिक की, ट्राइएटमिक? ट्राइएटमिक में कितना होता है फॉर्मूला? 3 होता है ना, 3R। सीवी की वैल्यू कितना हो गया? 3R। तो यहां पे हो गया 3R, और ये हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू 3Q बाई 4। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को, हाँ अभी उसको हम लोग करेंगे बच्चा। आंसर क्या आ गया? ऐसे ही आ गया क्या? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। कितना आया आंसर? नहीं नहीं नहीं, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इन दिस प्रोसेस इज XR। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी, और यहां पर डेल्टा टी को लिखा जाए N डेल्टा टी, तो N डेल्टा टी इज इक्वल टू Q अपॉन C। C इज दी मोलर हीट कैपेसिटी। तो N डेल्टा टी की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। तो यहां पे हो गया 3R मल्टीप्लाइड बाई N डेल्टा टी की वैल्यू कितना है बच्चा? Q बाई C। तो ये हो गया Q अपॉन C, दैट इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4। तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट कर गया, और Q से Q कैंसिल आउट कर गया। तो C की वैल्यू कितनी बन गई? 4R, और यहां पर कितना था बच्चा? XR। तो XR की वजह से यहां पर आंसर कितना हो गया? ऑप्शन में क्या है? 4 दिया है ना। ये हो गया, देखो हीट कैपेसिटी, ये हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट कैपेसिटी है, और एक जनरल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो हमने यहां पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करके C की वैल्यू निकाल लिया, जो कि बन रहा है 4R के बराबर। क्लियर है बच्चा? इसके आगे का सवाल इजी टाइप का है, बस एक सवाल है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम का, जो कि हल्का सा कॉन्सेप्ट की डिमांड करता है, बाकी सब इजी लेवल का है। हटा दे बच्चा। यहां से तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू पता चल गया, यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, और फिर उसको इक्वेट कर दिया। तो 3 पार्ट का यहां पर स्टेप हो गया। चलो, ये तो सिंपल हो गया। नेट हीट एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस इज x P0 V0। द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? हाँ, एरिया निकाल देना है। एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो गया, बेस कितने का है?
वी नॉट का है और हाइट कितने का है 2 पी नॉट का है। तो यहां पे हो गया पी नॉट और ये तो वर्क हो गया। नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव बोलो बच्चा। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो क्लॉकवाइज है। आया ना? देखो सिली सिली मिस्टेक हो रहा है नेट फिजिक्स के चक्कर में। फिजिक्स देखो, फिजिक्स जो है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग की बात करता है और हम लोग सिस्टम की बात करते हैं यहीं पर। चलो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेट हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। कितना हीट एब्जॉर्ब होगा? देखो साइक्लिक है तो साइक्लिक में डेल्टा यू की वैल्यू कितना हो गया 0। तो अगर डेल्टा यू 0 हो गया सो वी कैन राइट दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू को 0 कर दिया तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो Q की वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ दी माइनस पी नॉट वी नॉट, यही हो गया ना। तो Q की वैल्यू कितना हो गया पी नॉट वी नॉट। तो आंसर सही है। आंसर क्या हो गया बच्चा? x की वैल्यू 1 बना है, x की वैल्यू 1 है। अगला सवाल, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज बी ऑफ B3 प्लस इज -y किलो जूल पर मोल। टोटल एनर्जी है। Hence the kinetic energy of the same electron is A by B into y किलो जूल पर मोल। A प्लस B की यहां पर वैल्यू क्या होगी? तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है, बस माइनस हो जाता है। मतलब कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में, पर दोनों का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा? सेम रहेगा। एक और चीज हम लोग लिखते हैं कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप, ये क्या होता है? दुगना होता है कि आधा? दुगना होता है कि आधा? मतलब कि डबल ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। डबल ऑफ द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पर हमसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे केवल टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो टोटल एनर्जी यहां पर कितना दिया गया है? टोटल एनर्जी दिया गया है -1 किलो जूल पर मोल। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा y किलो जूल पर मोल। A अपॉन B इंटू y। तो यहां पे तो 1 और 1 है, तो 1 और 1 का मतलब क्या हो गया? A प्लस बी की वैल्यू कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। 2/2 करेंगे तो वो सिंपल रेशियो में नहीं है, तो 1/1 है। आंसर सिंपल रेशियो में ही जाता है। आंसर सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो यहां पे 1 + 1 हो गया। नहीं, एक अच्छी बात थी कि 2/2 भी तो हो सकता था, पर वो सिंपल के फॉर्म में नहीं है। हाँ, अब सब कुछ लिख दिया जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं हो जाएगा। कुछ सवाल जो होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, उसको रिवील नहीं करते हैं। तो यहां पे 1 + 1 हो गया तो 2 हो गया। इक्विलिब्रियम का सवाल है। फॉर द केमिकल रिएक्शन 2A + B गिव्स C + 2D ऑल गैसेस, मतलब कि सब गैस के फॉर्म में है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A was 1.754 टाइम्स ऑफ द B। तो यहां पे इक्विलिब्रियम को पहले लिखते हैं। 2A + B इक्विलिब्रिएट कर रहा है C + 2D। टाइम t = 0 पर
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज 1.75 टाइम्स है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी से। ए का कंसंट्रेशन क्यों ना हम लोग यहां पे एक्स मान ले, डी का मान ले क्या, नहीं इसका हम एक्स मान रहे हैं तो इसका हम वाई मान रहे हैं, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप हमें पता है, ठीक है ना। तो ये 0 और 0 है। टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 a मान लिया जाए, 2p मान लेते हैं, एक अलग अल्फाबेट का यूज कर दिया 2p, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस p, क्योंकि 2 मोल रिएक्ट करके 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो p मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 2p मोल रिएक्ट कर रहा है तो p मोल हो गया, ये कितना बनेगा p बनेगा और ये 2p बनेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज में जाते हैं, अब बोल रहा है कि बट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो इक्विलिब्रियम पर x माइनस 2p की वैल्यू किसके बराबर है, y माइनस p, तो यहां पर p की वैल्यू कितना बनेगा यहां पर, तो x माइनस y इज इक्वल टू p, और x और y के बीच में रिलेशनशिप भी पता है कि x अपॉन y की अगर बात किया जाए तो x अपॉन y में तो a was 1.75, तो ये 1.75 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1.75 y, वैल्यू को पुट करके यहां पर एक अननोन टर्म मिल जाएगा x और y, तो x कितना है 1.75 y और माइनस y इज इक्वल टू p, तो ये 0.75 y हो गया, 0.75 y इज इक्वल टू p, होगा कि नहीं होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, क्या ये 4/3 आएगा, सब कट जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, हमें यहां पर p की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, अगर y की वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा आंसर भी बन जाएगा। एक मिनट जस्ट, x और y की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा, सब की सब p के टर्म में आ जाएगा। करते हैं इसको, y की वैल्यू यहां पर कितना बन रहा है, तो p अपॉन 0.75, p अपॉन 0.75 कितना हो जाएगा 4p/3 हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 4p/3, अगर y की वैल्यू 4p/3 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, बात नहीं, x की वैल्यू हो जाएगा 1.75 टाइम्स, तो ये कितना मान लिया जाए बच्चा, इसको कैलकुलेट करिए तो हल्का सा हमने क्या किया कि कैलकुलेशन को लेंथी बना दिया, हाँ ये तो है, x इज इक्वल टू 1.75 y, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3p, देखो कितना बन रही है, वन 1.75 है तो 4 और 0.75 3 7/3p, देखो अब क्या करना है आपको बता देते हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां पे देखो इक्विलिब्रियम पर यहां पर x माइनस 2p था और यहां पे y माइनस p था, यहां पर p था और यहां पर 2p था, p की वैल्यू को जैसे है वैसे ही छोड़ दो और यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू कितना आया है 7/3p, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7/3p 7p/3 कितना हो जाएगा 3/p हो जाएगा क्या p/3, 7/3p माइनस 2p कितना हो गया p/3, इसकी वैल्यू कितना बनेगा, y की वैल्यू कितना बना था बच्चा 4p/3, तो 4p/3 माइनस p कितना बनेगा, क्या p/3 बनेगा, है कि नहीं है, जो कि बराबर हो गया। जब बराबर हो गया है तो अब यहां पर kp की वैल्यू निकालते हैं, kp विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या है बच्चा p और 2p, p का हम लोग एक बार लिखेंगे और 2p का हम लोग स्क्वायर करेंगे,
डिवाइडेड बाई p/3 और p/3, तो यहां पर हो गया p/3 का स्क्वायर होगा और फिर लिख देंगे p/3 हो जाएगा। तो कुछ यहां पे आंसर बन रहा है बच्चा? देखो सब p एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया, कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर बचा 4, नीचे क्या बना 1/27, तो यहां हो गया 4 × 27। आंसर कितना हो गया 100, बोलो 12। अच्छा 12 भी है, तो 12 हो गया, तो 4 3 12, तो यहां पे हो जाएगा 12 × 9, तो आंसर क्या हो गया? सही आया? तो जो मेहनत हुआ है यहां पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। चलो 4 सवाल बचा, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। इन अ क्लोज्ड वेसल सॉलिड डिसोसिएट एज अ, सॉलिड जो है वो क्या बना रहा है? गैस और गैस। टोटल प्रेशर इन द वेसल इज 4 atm। अगर टोटल प्रेशर 4 atm का है तो बताओ यहां पर B गैस और C गैस का जो प्रेशर होगा, क्या ये 2 atm और 2 atm होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है तो दोनों का प्रेशर भी बराबर होगा, और दोनों के प्रेशर का सम 4 दिया है तो 2 और 2 हो गया, तो Kp की वैल्यू कितना हो गया? क्या 4 आया? इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ C। P का पार्शियल प्रेशर 2 है, C का 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ये भी सही था, हाँ या ना? कोई दिक्कत? pKb फॉर कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड इज 8। एक कॉन्जुगेट बेस है, उसका pKb दिया गया है, pKb की वैल्यू कितना है 8। तो इसका जो एसिड होगा तो उस एसिड का pKa का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या 14 - 8 होगा? दैट इज इक्वल टू 6। और अगर pKa की वैल्यू 6 है तो Ka की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6। आ गया आंसर। x की वैल्यू कितना हो गया 6, क्योंकि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 40। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर pKa और pKb का सम 14 के बराबर। तो pKb से हमें pKa पता चल गया और pKa से हमें Ka का वैल्यू पता चल गया। आंसर हो गया 10 की पावर -6, तो x की वैल्यू आ गई 6। pH of a mixture prepared by mixing 10 ml of 0.1, ये कैपिटल M इसको ले लो, H2SO4 with 10 ml 0.1 molar KOH is equal to 6.5 upon x। तो सबसे पहले यहां पे रिएक्शन कराते हैं। तो देखो H2SO4 है, H2SO4 KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा? K2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे H2SO4 का मिलीमोल निकालते हैं। H2SO4 का मिलीमोल हो जाएगा, मोलैरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 10, तो कितना आया? 1 मिलीमोल। और यहां पर KOH का मिलीमोल कितना हो जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहां पे भी 1 मिलीमोल। ये बताओ कि यहां पर कितना H+ आयन का मिलीमोल है? मिलीमोल ऑफ H+ आयन, तो ये 2 हो गया। और यहां पे मिलीमोल ऑफ OH- आयन, ये कितना हो गया? 1 हुआ क्या? यहां पे देखो 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है? 2 मोल के साथ। अगर 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? सॉरी नहीं, यहां पे 2 मिलीमोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा इसको ऐसे कर लो, सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं कि मिलीमोल से ही कर लेते हैं। 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर 1 मिलीमोल को कितना मिलीमोल की जरूरत पड़ेगी? 2 है, कितना? 1, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रीजेंट। ये आपका लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो अंत में KOH का मिलीमोल कुछ भी नहीं बचेगा, पर ये बचेगा, कितना बचेगा? ये
बोलो, दो को एक की जरूरत है तो एक को आधे की जरूरत है, आधा रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, क्या 1/2 मिलीमोल बचा, तो 1/2 मिलीमोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट। अगर आधा मिलीमोल H2SO4 का बचा है तो मिलीमोल ऑफ H प्लस आयन कितना बचा है, क्या 1 मिलीमोल बचा है, तो 1 मिलीमोल H प्लस आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मिलीमोल, एक का मिलीमोल है और वॉल्यूम कितना हो गया है 10 और 10 मतलब कि 20, तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन 1/10 और 20 हो गया, तो pH का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1/20, माइनस ऑफ लॉग 1/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा बच्चा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 20 की पावर -1 है क्या, -1, तो -1 आगे करके प्लस हो गया, तो ये कितना बना, pH इज इक्वल टू log 20, और log 20 कितना होता है, log 2 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3, तो कुछ आंसर यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया 1.3, तो क्या किया जाए कि 1.3 आ जाए, तो 6/6.5 बाई x इज इक्वल टू 1/3, तो x की वैल्यू कितना हो गया 6.5 बाई 1.3, कितना आ गया 5 आया क्या, x की वैल्यू 5 है। तो जब एसिड बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो वहां पे आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कि बचा क्या है, अंत में जो बचा है वही डिसाइड करेगा कि pH क्या होगा, क्योंकि यहां पर H2SO4 बच रहा था तो pH एसिडिक में जा रहा है, अगर NaKOH बचता तो pH बेसिक में जाता, तब OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालते हैं। लास्ट सवाल, ऊपर वाला सल्फर 0 है, वो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप बॉन्ड को ब्रेक करिए, बॉन्ड को ब्रेक करिए और वही बताता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा हर एक एटम पर। जैसे कि ये देखो, सर्कुलेट होगा, वीडियो कर देना, जैसे होगा, कर लिया, देखो इस तरह के सवाल को करने के लिए आप सीधे बॉन्ड को ब्रेक करिए। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 4, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो किसी पर अभी कोई चार्ज नहीं बना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है पर साथ ही साथ सल्फर का भी, तो ऑक्सीजन पर यहां पे -1 तो सल्फर पर +1, इसको भी ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पर, तो बीच नीचे वाले सल्फर पर कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाले सल्फर पर 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल सल्फर एटम इज +2, बन गया आंसर। अगर यहीं पर इसका पूछा गया था तो देखो इसको ब्रेक करते -1 +1 और -1, इसको ब्रेक करते तो 0 और 0, इसको ब्रेक करते +1 और -1, तो हाइड्रोजन +1 पर है, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1 क्योंकि दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड है, सल्फर यहां पे +2 पर है, सल्फर यहां पर 0 पर है, ऑक्सीजन -2 है और यहां पर हाइड्रोजन +1 बन गया। यहां पर फॉर्मूला का यूज करके, स्ट्रक्चर का यूज करके हमारा यहां पर आंसर है। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन पार्ट। तो परसों आप लोग का होगा 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री।
तो उसको अच्छे से करिएगा। और पेपर का एनालिसिस जरूरी है। पेपर खत्म होने के बाद उसको एनालाइज करिए, जो जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियां को पहचानिए, देखिए कहाँ पे कॉन्सेप्ट कमजोर पड़ गया और उस कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रांग बनाइए, और जितना भी पेपर हो रहा है उसको आप अटेम्प्ट करते रहिए। ओके।